प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय गोपाल। आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डीएलएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना। इसकी तीसरी यूनिट व्यवहारवाद व संज्ञानवाद के बारे में अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अपन ने 3 वीडियो बना चुके हैं। इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड के दो वीडियो हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यवहारवाद व संज्ञानवाद। व्यवहारवाद क्या है, संज्ञानवाद क्या है, इसके कौन कौन से किन्होंने सिद्धांत दिए, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्या है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत याद कर लीजिएगा, बीएफ स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। तो वो पावलोव ने दिया था। अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, संज्ञान क्या है। संज्ञानवाद अपने चूंकि अपने यूनिट का नाम व्यवहारवाद व संज्ञानवाद है, तो संज्ञान क्या चीज़ है ना। ज्ञान से बना संज्ञान। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञान क्या है, एक मानसिक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, बालक, जीव उस घटना को जिसको वो देख रहा है, उसको उसकी परिस्थिति का उससे बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को संज्ञान कहा जाता है। यानी कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध हो जाए अथवा उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वो संज्ञान कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवहारवादियों व संज्ञानवादियों की सोच में मुख्य अंतर क्या है। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, जो कि 2 ही अपने पॉइंट इस यूनिट में अपन को पढ़ने वाले हैं, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद। तो ये दोनों की सोच में एक मुख्य अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो व्यवहारवादी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। व्यवहारवादी तो ये सोचते हैं कि बच्चा क्या होता है, व्यवहार से अपने आप सीखता है, उसमें बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। जबकि संज्ञानवादी बताते हैं, संज्ञानवादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की ही विशेष भूमिका होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो याद कर लो कि व्यवहारवादी तो ये सोचते हैं कि इसमें बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे बात को रटने से, देखने से, व्यवहार में लाने से सीख जाते हैं। जबकि संज्ञानवादी ये कहते हैं कि इसमें बच्चे की विशेष भूमिका होती है सीखने में। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु किस अवस्था में शब्दों के अर्थ को समझने लगता है। तो ये इसकी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या भाषा विकास का भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिशु किस अवस्था में भाषा विकास को, या उस बालक का भाषा विकास होता है। तो दोनों का आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं के बारे में भी अपन आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन जो है वो है, सक्रिय अनुबंधन का आधार है। सक्रिय अनुबंधन का आधार है यानी कि बालक अनुबंधित कब रहेगा, व्यक्ति उस चीज़ के प्रति कब रहेगा, जब उसे क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, जब उसे पुनर्बलन मिलेगा तो बालक क्या करेगा, किसी भी चीज़ के लिए अनुबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवहारवाद क्या है, इसकी मूल प्रकल्पनाएं बताइए। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म क्या है, इसकी अवधारणा पूछी जा सकती है, इसकी प्रकल्पना पूछी जा सकती है। क्योंकि अपनी यूनिट का नाम ही व्यवहारवाद और संज्ञानवाद है, तो हमें व्यवहारवाद को समझना बहुत जरूरी है। व्यवहारवाद क्या है, एक आवर्तीय दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा व्यू है जिसका लक्ष्य क्या है, व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी कि व्यवहारवादी मानते हैं कि बच्चे निरंतर अभ्यास द्वारा सीखते हैं, बच्चे रटकर सीखते हैं, बच्चे भय से भी सीखते हैं, बच्चे पुरस्कार से भी सीखते हैं, दंड से भी सीखते हैं, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी
नहीं मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि संज्ञानवाद में तो बच्चे की कंप्लीट भागीदारी मानी जाती है, बच्चे को विशेष फोकस किया जाता है। जबकि व्यवहारवाद में व्यवहारीवादी ये मानते हैं कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि बच्चों को रटने से, अभ्यास द्वारा, यानी कि सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी नहीं मानी जाती है, ये लोग ये मानते हैं। लेकिन शिक्षक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन शिक्षक जो चाहे वह सिखा सकता है। व्यवहारवाद से, अपने व्यवहारवाद, अपने बिहेवियरिज्म से, इसके सिद्धांतों को अपनाते हुए, इन चीज़ों को अपनाते हुए शिक्षक जो चाहे वो सिखा सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि बच्चों की भले ही भूमिका सक्रिय भागीदारी नहीं है, लेकिन हम उसे चाहे तो ऐसी विधियां लगा करके, पुरस्कार दे करके, बच्चे को भय रटा करके, अभ्यास द्वारा उसके सिद्धांतों पर चलते हुए हम उनको चाहे जो सिखा सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, इसकी मूल प्रकल्पनाएं कौन कौन सी, वो देखिए। नंबर 1, व्यवहार में अनुभवों के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना है। बालक क्या करता है? अनुभव लेता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सेकंड आता है बच्चा जब सीखने की स्थिति में आता है तो खाली स्लेट के समान होता है। बच्चा जब सीखने की स्थिति में आता है तो खाली स्लेट के समान होता है। ये इसकी प्रकल्पनाएं हैं। तीसरा आता है व्यवहारों का मापन संभव है। ये व्यवहार का मापन संभव है। चौथा, सीखने के नियमों का प्रजाति विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता। सीखने के नियमों पर कोई प्रजाति विशेष की भाई इसमें ये होता है, वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा है सीखने को आंतरिक कारकों की अपेक्षा बाह्य कारकों से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ये 5 प्रकल्पनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव के अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत को समझाइए। इसकी शैक्षिक उपायदायिता को भी समझाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और आपके वैसे आपने मनोविज्ञान में भी इसको पढ़ा होगा कि पावलोव महोदय ने अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत दिया है, तो इसका प्रतिपादन किया था 1904 में। बहुत शॉर्ट समझते हैं इसको। अधिगम की क्रिया अनुक्रिया से प्रभावित होती है, रेस्पॉन्स से प्रभावित होती है। इसका मेन थीम है कि अधिगम की जो क्रिया है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, बच्चा जो सीखता है वो क्या करता है? रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया से प्रभावित होता है। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इसके जितने भी प्रयोग हैं वो कुत्ते पर हुए हैं। तो इसका प्रयोग देखते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। उन्होंने एक कुत्ता लिया, उस कुत्ते को ध्वनि रहित कमरे में रखा, यानी ऐसा कमरा जिसमें शोरगुल नहीं हो, ध्वनि रहित कमरा। और उसका अध्ययन किया गया कि उसकी लार ग्रंथि का अध्ययन किया और उसकी लार को एक नली में एकत्रित किया गया कि जब भी इसके लार आए वो एक नली में इकट्ठी हो जाए, स्टोर हो जाए, उसको मापा जा सके कि लार कितनी आई है। अब देखो, उस कुत्ते को खाना खिलाया गया और खाने के साथ घंटी बजाई गई। खाना क्या है? प्राकृतिक उद्दीपन है। भूख लगेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक उद्दीपन हो गया। इसके साथ एक कृत्रिम उद्दीपन दिया गया, खाना भी खिलाया जा रहा है, उसके साथ घंटी भी बजाई जा रही है, दोनों साथ हो रहा है। डेली उसको इस तरह का व्यवहार करते रहे कि खाना भी खिलाया, घंटी भी बजाई। फिर क्या हुआ? एक दिन उन्होंने केवल घंटी बजाई, केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। इसमें केवल कृत्रिम उद्दीपन का ही प्रयोग किया, प्राकृतिक उद्दीपन नहीं दिया गया। तो क्या हो गया भाई? तो उतनी ही लार आई, उतनी ही लार निकली जितनी पहले निकलती थी भोजन के साथ। अर्थात घंटी से क्या हो गया? अनुबंधन हो गया, यानी उसको जैसे ही घंटी बजेगी उसकी लार आ जाएगी। विद्यालय में भी ऐसे होता है, जैसे ही घंटी बजी, चाहे वो घंटी बैठने की हो, कैसे भी हो, बाहर से सब ये सोचते हैं
बच्चों को छुट्टी हो गई दिखती है या विद्यालय जाने का समय हो गया, ये एक अनुबंधन है। ये क्या है? एक कंडीशनिंग है, अनुबंधन है। हम इससे समझते हैं भोजन प्लस घंटी, यानी भोजन के साथ घंटी बजाई गई, प्राकृतिक उद्दीपन, उसके साथ कृत्रिम उद्दीपन को सेट किया गया, फिर स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, लार टपकी गई भोजन के लिए, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। लार स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है। घंटी कृत्रिम है, प्राकृतिक उद्दीपन भोजन है। और फिर क्या हुआ? केवल घंटी बजाएगी, फिर केवल घंटी बजाएगी तो भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, यानी उसके साथ इस घंटी के साथ उसका अनुबंधन हो गया। घंटी के साथ उसका जो अनुबंध है वो उसके माइंड में उसने सेट कर दिया कि जैसे घंटी बजेगी इसका मतलब मुझे भोजन मिलेगा। तो पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि सीखने का संबंध अनुबंधन से है, यानी कि बच्चा जब सीखेगा, जब तक उसके यदि किसी से अनुबंध हो जाएगा तो बच्चा जरूर सीखेगा। ऐसा पावलोव महोदय ने माना है कि बच्चे को अनुबंधन से सिखाया जा सकता है, बच्चे को अनुबंधन से सिखाया जा सकता है। अब इस पावलोव के सिद्धांत की शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी उपादेयता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व रखता है ये सिद्धांत, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, या ये सिद्धांत हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देता है। पहला है, ये भ्रमों को दूर करता है। ये जो अनुबंधन सिद्धांत है ये बहुत से भ्रमों को दूर करता है कि बच्चा नहीं सीख सकता, बच्चे के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए, क्या करें, बहुत सी चीज़ों को, भ्रमों को दूर करने का काम ये सिद्धांत करता है। दूसरा, सभ्यता व संस्कृति की उन्नति में सहायक है। हमारी संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन की उन्नति करता है। बच्चों को अधिक से अधिक किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, ये उसमें योगदान करता है। तीसरा था समायोजन, एडजस्टमेंट में भी सहायक है, ये समायोजन में सहायक है। बच्चों की अच्छी आदतों का इससे विकास किया जा सकता है, बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हैं। भाषा सीखने में सहायक है, भाषा को कैसे सिखाना है ये भी इसमें इसकी महत्वता है। इसमें प्रभावशाली अधिगम के लिए ज़रूरी है, ये प्रभावशाली अधिगम को क्रिएट करता है। अनुशासन में ये सहायक माना जाता है, ये सिद्धांत अनुशासन में सहायक होता है। अभिवृत्तियों का इससे विकास किया जा सकता है, इससे अभिप्रेरणा मिलती है, बालकों को मोटिवेशन मिलता है, और संवेगात्मक एकता में ये सहायक होता है। ये अपने जो 11 उपादेयता हैं इसका महत्व ऐसे अच्छे से याद कर लो। ये भ्रमों को दूर करना, ये उपादेयता में पहला आता है, भ्रमों को दूर करना। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, हम बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बिल्ली के रास्ता काटने का मतलब अपशकुन नहीं होता है, ये भ्रम है, अंधविश्वास है। इसको इससे दूर किया जा सकता है कि भाई ये बिल्ली का काम है, वो भी एक जानवर है, उसको रोड क्रॉस करने का राइट है, उसको कहीं जाएगा, उसको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम आए उससे पहले पता नहीं, हमने देखा इसीलिए वो बिल्ली रास्ता काट गई और हमने उसको अपशकुन मान लिया, ऐसा कुछ नहीं, अंधविश्वास है। ऐसे बहुत से भ्रम हैं, इनको दूर करना। सभ्यता संस्कृति की उन्नति में सहायक होना, समायोजन में सहायक होना, अच्छी आदतों का विकास करना, बुरी आदतों को समाप्त करना, भाषा सीखने में सहायक होना, प्रभावशाली अधिगम के लिए ज़रूरी है, अनुशासन में सहायक है, अभिवृत्तियों का इससे विकास हो सकता है, अभिवृत्तियों को विकास किया जा सकता है, अभिप्रेरणा और संवेगात्मक एकता में ये सहायक है। इसके और भी कुछ सिद्धांत हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर करें। मित्रों, कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।